हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज़ वीडियो का ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स का। तो फंडामेंटल राइट्स फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आता है और पार्ट 3 में आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 तक हमारा फंडामेंटल राइट्स होता है। तो एक्चुअल में फ्रेंड्स जो राइट्स होते हैं, तो राइट्स हमारे होते हैं स्टार्ट आर्टिकल 14 से और आर्टिकल 32 में ख़त्म होते हैं। और जो बाकी जो आर्टिकल्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स के प्रीफेस समझ लो या भूमिका समझ लो। जैसे आर्टिकल पूरा का पूरा जो हमारा फंडामेंटल राइट्स हैं, तो फंडामेंटल राइट्स का सेफगार्ड किया गया है अगेंस्ट स्टेट के आर्बिट्रेरी एक्शन के अगेंस्ट। तो उस स्टेट को जो डिफाइन करता है आर्टिकल, वो है आर्टिकल 12। हमारा पार्ट 3 स्टार्ट होता है डिफिनीशन ऑफ स्टेट से। उसके बाद फ्रेंड होता है कि आर्टिकल 13 जो आता है, इसको हम जुडिशियल रिव्यू के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में जुडिशियल रिव्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन ये है जुडिशियल रिव्यू ही। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि स्टेट के किसी भी एक्शन को जुडिशरी रिव्यू करती है। रिव्यू किस लिए करती है? रिव्यू इस सेंस में करती है कि कहीं ये स्टेट का ये जो लॉ है, लॉ बनाया हुआ है, ये किसी भी तरह से हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज तो नहीं कर रहा है, एब्रिज तो नहीं कर रहा है, उसको कम तो नहीं कर रहा है। जैसे आप देखते हैं हमारा फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 13 का हेडिंग है, लॉ इनकंसिस्टेंट और डेरोगेशन विद द फंडामेंटल राइट्स। अब इसके साथ क्या होगा? अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है, स्टेट लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाता है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो उसका रिव्यू करने का पावर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है। ये पावर कहाँ से मिलता है? ये मिलता है आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को, जो रिट जारी करने की शक्ति है। ओके, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति है। फ्रेंड्स, रिट पे एक काफ़ी डिटेल्ड वीडियो हमने बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आई बटन पे भी दे दूंगा। तो आर्टिकल 13 में आज हम क्या क्या जानेंगे, क्या क्या समझेंगे, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस किस टॉपिक पे करेंगे? एक चीज़ करेंगे, द टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 का जो टेक्स्ट है पूरा उसको पढ़ेंगे कि क्या है, आर्टिकल 13 कहता क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे कि लॉ, उसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है लॉ, उस लॉ का मीनिंग क्या है इन रिलेशन विद द आर्टिकल 13 और पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड दिस आर्टिकल, इन दोनों का रिलेशन पढ़ेंगे कि ये जो लॉ है, इसमें जो लॉ हम डिस्कस करेंगे उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आएगा या नहीं आएगा। ओके, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 3 डॉक्ट्रिन के बारे में डिस्कशन होगा। 3 डॉक्ट्रिन क्या है? तीनों डॉक्ट्रिन इसी आर्टिकल 13 से रिलेटेड है। तो वो डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। ये 3 डॉक्ट्रिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 13 को समझने के लिए। तो आर्टिकल 13 को समझने के लिए ये तीनों डॉक्ट्रिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, वीडियो आगे बढ़ाया जाए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको अच्छा लगता है चैनल, लगता है कि आपके काम का चैनल है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है और हमसे आप क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं। फिर आप हमें फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और हमें मोटिवेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम टेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल 13 जो जुडिशियल रिव्यू है, इसका टेक्स्ट क्या कहता है? सबसे पहले इसके हेडिंग है लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ओके, इसमें हमारे इस आर्टिकल में 4 क्लॉजेज हैं। तो इस आर्टिकल में हम बात करते हैं 2 चीज़ों की। एक तो बात करते हैं उन कानूनों की जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड से हैं, और एक उन कानूनों की बात करते हैं जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड से हैं। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले जो कानून बने हुए थे उनके बारे में बात करते हैं। फिर बात करते हैं जो हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद कानून बने हैं। तो जो क्लॉज 1 है ये बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल कानून से, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। क्लॉज 1 देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। एक चीज़ ये हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले से जो लॉ इंडियन टेरिटरी में फोर्स में है, इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। दिस पार्ट मतलब पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स शैल टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वाइड। तो फ्रेंड्स इसमें लैंग्वेज आप देखो, लैंग्वेज में क्या कह रहा है कि इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, ठीक है, इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट शैल टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वाइड। इसका मतलब है कि वो सारे एक्ट वैलिड रहेंगे, ओके, लेकिन उस एक्ट का वो पार्ट जितना तक कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट होंगे वो वाइड हो जाएंगे, ओके। इसके बाद जो क्लॉज 2 है ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से डील करता है, क्लॉज 1। अब क्लॉज 2 आता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें दे रहा है, ये स्टेट को डायरेक्शन दे रहा है, स्टेट के पावर को लिमिट कर रहा है। ये कह रहा है कि द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रिजेस द राइट्स कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट एंड एनी लॉ मेड इन कंट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज शैल टू द एक्सटेंट ऑफ कंट्रावेंशन बी वाइड। यहाँ भी वही है। यहाँ कह रहा है कि स्टेट जो है कोई भी लॉ ऐसा नहीं बनाएगा जो कि इस पार्ट में मतलब पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के में जो हमें राइट्स दिए गए हैं उनको कम करता है, ओके। और अगर वो ऐसा बनता है तो उस एक्सटेंट तक जो कि इस आर्टिकल ये जो पार्ट है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसके कंट्रावेंशन में है, तो वो पार्ट जो कि कंट्रावेंशन में है वो उतना पार्ट वॉइड होगा। अब आते हैं पार्ट क्लॉज 3 में। क्लॉज 1 प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया के लॉ, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम्स के लॉ पे डील करता है। पार्ट 2 पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बात करता है। पार्ट 3 बात करता है कि ये जो लॉ है द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ। अब इन लॉ के बारे में बात करता है कि इस लॉ में क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या आएगा। तो इसमें दे रहा है इन दिस आर्टिकल अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। मतलब लॉ में क्या क्या आएगा, तो लॉ में सबसे पहले आता है ऑर्डिनेंस। जो ऑर्डिनेंस पास किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट जो पास करता है वो किस आर्टिकल के तहत पास करता है, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में आप बताना, ओके। फिर ऑर्डर, एनी ऑर्डर, किसी भी एग्जीक्यूटिव से या फिर किसी भी तरह का ऑर्डर, बाय लॉ, किसी भी तरह का बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, यहाँ तक कि कस्टम और यूसेज जो कि परंपराएं चल रही हैं हमारे देश में जिनको कि लॉ का दर्जा प्राप्त है, ओके। ये सारे लॉ इसमें आएंगे। और लॉज इन फोर्स, लॉज इन फोर्स क्या है, लॉज इन फोर्स includes laws passed or made by a legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution and not previously repealed, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular area। कोई भी ऐसा कानून जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल
इरा में भी पास किया गया है, बनाया गया है और अभी इन्फोर्स्ड है, वो लॉ इन्फोर्स होगा। तो ये दोनों जो होंगे ये वाइड होंगे, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को अगर कंट्रावेट करते हैं, कम करते हैं, डेरोगेट करते हैं, तो ये वाइड होंगे। चौथा जो क्लॉज है फ्रेंड्स, ये आफ्टर 24th अमेंडमेंट एक्ट इसको ऐड किया गया। इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस कहानी को हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या हुआ था, किस तरह से इसको ऐड करना पड़ा, इसमें बहुत सारे केसेस हैं। इसमें लिख रहा है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। क्लॉज 4 का कहने का मतलब ये है फ्रेंड, साफ साफ कह रहा है कि इस सेक्शन का, इस आर्टिकल का, सॉरी सेक्शन बार आर्टिकल का कोई भी पार्ट उन एक्ट्स पे, उन लॉ पे अप्लाई नहीं होंगे जो कि आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा। इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद आता है आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू, मीनिंग ऑफ लॉ अंडर दिस आर्टिकल। तो मीनिंग ऑफ लॉ आप यहाँ पे आप देख लिए हैं, मीनिंग ऑफ लॉ क्या है। ओके, ये क्लॉज 3 है, 1 नहीं है, 1 गलती से हो गया है। क्लॉज 3 में लॉ का मतलब इसमें क्या है ये आप देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सामने जो बात किया है, जो पहले हमने डिस्कस किया है कि 3 डॉक्ट्रिन के बारे में हम इस वीडियो में ही बात करेंगे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर। तो सबसे पहले हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की बात करते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या होता है फ्रेंड, कि आप डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, जैसे नाम से पता चल रहा है कि सेवरेबिलिटी मतलब किसी को सिवियर करना, मतलब अलग कर देना, सेपरेट करना। तो इसका मेन मकसद क्या है कि व्हेन एनी पार्ट ऑफ द एक्ट कंट्रावेंस द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली दैट पार्ट विल बी डिक्लेयर्ड वाइड। अब सबसे पहले आप थोड़ा सा हम चलते हैं टेक्स्ट ऑफ द आर्टिकल पे। तो इसमें क्या कर रहा है कि inconsistent with the provision of this act in so far as they are inconsistent with the provisions of this part shall to the extent of such inconsistency be void। ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात हो गई। फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void। ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात हो गई। तो इनमें क्या हो गया कि जो पार्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट है, उनको वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। बाकी पूरे एक्ट को, पूरे लॉ को वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। तो इसमें फ्रेंड्स हम 2 केस लॉज की बात करेंगे, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक्ट्स के, लॉ के कुछ पार्ट को वाइड डिक्लेयर किया है और पूरे लॉ को वाइड डिक्लेयर नहीं किया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले केस आता है AK गोपालन वर्सेस द स्टेट ऑफ मद्रास का केस है। तो AK गोपालन वर्सेस द स्टेट ऑफ मद्रास का केस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस आपको मिलेगा आर्टिकल 21 जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, उसमें ये AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का जो केस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें हम काफ़ी अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हम इतना समझ लें कि AK गोपालन एक कम्युनिस्ट लीडर थे, जिनको कि अरेस्ट कर लिया गया था, प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया था। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत इन्होंने एक याचिका डाली, जिसमें कि अपने गिरफ्तारी को, अपने अरेस्ट को, डिटेंशन को, तो इन्होंने बताया ही अपने फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन, और साथ में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 था उसको भी इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करवाने के लिए पिटीशन डाला। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का यूज़ करते हुए जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 था, उसके सिर्फ सेक्शन 14 को वॉइड डिक्लेयर किया, अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर किया। बाकी पूरे एक्ट को अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर नहीं किया, पूरा एक्ट वैलिड रहा। तो फ्रेंड्स इसके बाद एक केस आता है जो स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस बलसारा।
इसमें जो बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट था, तो बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट को चैलेंज किया गया था कि ये पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 को पूरी तरह से, ये क्या था, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था। बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हुआ क्योंकि ये बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये एक्ट पास हुआ था। तो इसमें भी जो पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता था उसको वाइड डिक्लेयर कर दिया, बाकी जो पार्ट से पूरे एक्ट को वैलिड डिक्लेयर किया। तो फ्रेंड्स यहाँ एक क्वेश्चन ये आता है, कभी कभी क्या होता है कि जो कानून बनता है तो इसमें तो जैसे सेक्शन 14 ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का जो सेक्शन 14 था उसको अलग कर लिया गया। कई बार क्या होता है, कई ऐसे कानून बनते हैं, कई ऐसे ऑर्डर्स निकलते हैं गवर्नमेंट के जिसमें कि जो पार्ट फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, जो पार्ट फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है और बाकी जो पार्ट है एक्ट के उनको अलग किया ही नहीं जा सकता। वो इस तरह से मिक्स होते हैं कि अगर उसको अलग कर लिया गया तो पूरा का पूरा एक्ट ही खत्म हो जाएगा। तो इस केस में हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ऑप्शन बचता है? तो इसका केस है फ्रेंड एक रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। तो इसमें ऐसा हुआ कि वो जो एक्ट, जिस एक्ट को इसमें चैलेंज किया गया था वो एक्ट में जो पार्ट फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा था वो इस तरह से मिंगल्ड था कि उसको अलग किया ही नहीं जा सकता था। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी काम ही नहीं कर सकता था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि वो पूरे के पूरे एक्ट को ही वाइड डिक्लेयर कर दिया था, इसमें ऐसा कहा था। ओके, तो फ्रेंड ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी हो गया। अब एक चीज़ और हम करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अब पढ़ते हैं। एक्लिप्स का मतलब फ्रेंड्स अगर आप लोग जानते होंगे तो एक्लिप्स का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ के ऊपर किसी चीज़ का छा जाना। जैसे किसी ने पूरी तरह से ढक लिया, जैसे सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है। तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि सूर्य जो है चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेता है। तो जो एक्लिप्स होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स होता है, इसमें कोई भी कानून, जो कोई भी लॉ है जो कि कंट्रावेन करता है या इनकंसिस्टेंट है हमारे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, तो उसमें उस जो लॉ है वो वाइड डिक्लेयर नहीं होता है। वो एक तरह से क्या होता है, मोरिबंड कंडीशन, मतलब कि डोरमेंट कंडीशन में वो रहता है, वो इनइफेक्टिव रहता है, अनइन्फोर्सेबल रहता है, उसको ख़त्म नहीं किया जाता है। इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक्लिप्स में क्या कह रहा है कि लॉ विच वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स इज नॉट ये नलिटी और वाइड अब इनिशियो बट बिकम्स ओनली अनइन्फोर्सेबल। ठीक है, अनइन्फोर्सेबल दैट इज रिमेन इन मॉरिबंड कंडीशन, मतलब डोरमेंट कंडीशन में। ओके, तो फ्रेंड्स इसमें एक केस बहुत लीडिंग केस है, बीकाजी वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी। तो फ्रेंड्स इसमें हुआ क्या था कि कोई एक्ट था। ओके, तो जो वो एक्ट था वो सीपी एंड बेरार मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 1947। ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट को ऑथराइज करता था कि पूरा का पूरा मोटर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है अपने ये प्रोविंस में, मतलब राज्य में, वो पूरी की पूरी मोनोपोली क्रिएट कर सकता है स्टेट। तो अब स्टेट मोटर ट्रांसपोर्ट के बिजनेस को अपने अंडर में ले ले और प्राइवेट प्लेयर्स को ना घुसने दे, तो ये आर्टिकल 19 का वायलेशन है। हमारे प्रोफेशन चुनने की आज़ादी पे को ये चोट कर रहा है, ये वायलेशन है। तो हुआ क्या कि जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट है, बेरार मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 1947, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड का एक्ट है। तो वो क्या हुआ कि वो एक्लिप्स में चला गया, डोरमेंट में चला गया, और बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके स्टेट को ये पावर दे दिया गया, ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ये स्टेट को पावर दे दिया गया कि किसी भी बिजनेस को पब्लिक इंटरेस्ट में मोनोपोली क्रिएट स्टेट कर सकता है। तो ये क्या हो गया, ये जो
एक्ट था ये इन्फोर्स हो गया, ये पावर में आ गया, ये फोर्स इन्फोर्सेबल हो गया। ओके, पहले क्या था, जो कि हमारा आर्टिकल 19(1)(g जो हमें हमारे प्रोफेशन को चुनने की आज़ादी देता है, उसको क्या कर रहा था, जो क्लॉज 6 है 19 का, आर्टिकल 19 का, तो उसमें क्या था, उसके अगेंस्ट था ये। तो जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1951 में, तो 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बहुत सारी चीज़ें हुई, आगे और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो एक्ट था वो एक्लिप्स से बाहर आ गया, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद एक क्वेश्चन उठा, एक क्वेश्चन ये उठा, ये तो जो एक्ट था ये था प्री कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड का, तो एक क्वेश्चन ये उठ रहा है इसमें फ्रेंड कि क्या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो भी एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स उससे उस पर भी अप्लाई होगा। जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसमें साफ साफ पहले ही लिख दिया गया है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रिजेस द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट एंड एनी लॉ मेड इन कंट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज शैल टू द एक्सटेंट ऑफ कंट्रावेंशन बी वॉइड। इसमें तो साफ कह रहा है कि स्टेट वो लॉ उस तरह का बना ही नहीं सकता है, मतलब वॉइड अब इनिशियो हो गया। जब बना ही नहीं सकता है तो एक्लिप्स में जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये सवाल उठा तो फ्रेंड एक केस आया, दीपचंद वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। वो केस क्या था, दीपचंद वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। तो दीपचंद वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड के जो लॉ बने हुए हैं वो वाइड अब इनिशियो हैं, इसलिए इन पे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स लागू नहीं होगा। इस पे क्या होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी होगा। लेकिन आगे और भी केसेस बहुत सारे आए हैं, बहुत सारे केसेज आए, जैसे कि स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स। ओके, इसके बाद एक केस आया सेंट जेवियर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। अब इसमें क्या हुआ, अंबिका मिल्स, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि बहुत सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं जो कि नॉन सिटीजन्स को अवेलेबल नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल होते हैं। तो कुछ ऐसे अगर एक्ट बनते हैं जो कि सेम फंडामेंटल राइट जो कि सिटीजन को अवेलेबल है, नॉन सिटीजन्स को अवेलेबल नहीं है, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को अगर वो वायलेट करते हैं तो वो एक्लिप्स में, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स यहाँ पे लागू होगा, क्योंकि वो जो कानून है वो सिटीजन्स के लिए वाइड हो जाएगा लेकिन नॉन सिटीजन्स के लिए वो इनफोर्सेबल रहेगा। समझ आया, नॉन सिटीजन्स के लिए इनफोर्सेबल रहेगा। और आगे चल के अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने के बाद वो अगर एक्ट वैलिड हो जाता है तो फिर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स उस पर लागू हो गया, एक्लिप्स से बाहर आ गया, फिर से वो इनफोर्सेबल हो गया। ये अंबिका, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स में ये जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का। जैसे मान लो कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 25 है, तो वो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं, 25 अगर हटा देते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो कि माइनॉरिटीज़ को राइट्स देते हैं, जो माइनॉरिटीज़ को राइट्स देते हैं। तो अगर वो राइट्स, अगर हमारे राइट्स को वो कोई कानून ऐसा है जो कि वायलेट करता है, तो हम माइनॉरिटी में अगर नहीं हैं, माइनॉरिटी नहीं है, तो वो कानून हमारे लिए इन्फोर्सेबल रहेगा और माइनॉरिटीज़ के लिए क्या रहेगा, वो एक्लिप्स रहेगा। तो आगे अगर कुछ होती है ऐसा अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो बाद में चल के अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होने के बाद वो एक्ट कंट्रावेन नहीं करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, तो क्या होगा, वो फिर से इन्फोर्सेबल हो जाएगा। अब अगला डॉक्ट्रिन फ्रेंड्स देखते हैं, एक आता है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। अब डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर का क्या मतलब है, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि कैन अ सिटीजन वेव हिज फंडामेंटल राइट्स। कोई भी सिटीजन है अपने फंडामेंटल राइट्स को छोड़ सकता है, वेव कर सकता है, त्याग कर सकता है। अब ये देखो, अगर फंडामेंटल राइट्स को किसी को त्याग करने का, छोड़ने का पावर दे दिया जाए किसी को, वैसे देखो हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है
वो बहुत सारे कुछ तो राइट्स हमें देते हैं, जैसे 19 का आर्टिकल 19 है वो हमें राइट देता है। अब आर्टिकल 14 में जब आते हैं तो आर्टिकल 14 क्या है, तो आर्टिकल 14 तो हमको दिया हुआ कोई राइट नहीं है, वो तो स्टेट को ये लिमिट करता है कि हमें ये चीज़ स्टेट प्रोवाइड करे। तो अगर हम बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर हम अपने वेव करने लगें, वेव करने का पावर हमें मिल जाए फंडामेंटल राइट्स को, तो स्टेट की आर्बिट्रेरीनेस बढ़ जाएगी। बहुत सारे लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट मतलब इन्फ्रिंज करने लगेंगे और इन्फ्रिंज करके अपने बहाने बनाएंगे कि इन्होंने अपने फंडामेंटल राइट्स को वेव कर दिया था। गरीबी इतनी है हमारे देश में कि किसी को भी कुछ भी लिखवाया जा सकता है, किसी से कुछ भी करवाया जा सकता है। तो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने का एक एग्रीमेंट भी बनवाया जा सकता है वेव करने का। तो फंडामेंटल राइट्स को वेव नहीं किया जा सकता है। ये क्या एक आया था, एक केस है बसेसरनाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर। तो फ्रेंड इसमें क्या हुआ था कि ये बसेसरनाथ जो है इसने अपने इनकम को छुपाया था और छुपा के बहुत सारे टैक्स इवेजन किया था, टैक्स बचाया था। तो 1954 में एक एग्रीमेंट हुआ इसका इनकम टैक्स कमिश्नर से, ओके, जो कि वो एक एक्ट था, इनकम टैक्स से रिलेटेड एक्ट। उस एक्ट का नाम था फ्रेंड टैक्सेशन ऑफ इनकम इन्वेस्टिगेशन कमीशन एक्ट। तो इसमें एक सेक्शन था सेक्शन 5(1). उसके तहत क्या हुआ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और बसेसरनाथ में एक एग्रीमेंट हुआ कि ये जितना भी अपने इनकम को छुपाया है और टैक्स बचाया है उसको एक सेटलमेंट किया गया। सेटलमेंट क्या किया गया कि 3 लाख रुपया मंथली इंस्टॉलमेंट के तौर पे ये टैक्स और पेनाल्टी पे करेगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1955 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस आया मुथैया वर्सेस आईटी कमिश्नर। इसमें सेक्शन 5(1) ऑफ द टैक्सेशन ऑफ इनकम इन्वेस्टिगेशन कमीशन एक्ट, जो कि जिसके तहत इससे बसेसरनाथ से एग्रीमेंट हुआ था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, उसको अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर कर दिया गया। आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा था वो, इसलिए उसको अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर कर दिया गया। तो इसमें फ्रेंड क्या हुआ कि पेटिशनर चैलेंज किया इस सेटलमेंट को। अब देखना, जो सेटलमेंट पेटिशनर ने किया है बसेसरनाथ ने, उसने इस सेटलमेंट को चैलेंज किया क्योंकि चूंकि ये सेटलमेंट सेक्शन 5(1) के तहत हुआ है और ये 5(1) ही वाइड डिक्लेयर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये जब 5(1) ही वाइड है तो हमारा एग्रीमेंट भी वाइड है। ओके, ये उसका ग्राउंड था। और जो डिपार्टमेंट का ग्राउंड था, डिपार्टमेंट का ग्राउंड ये था कि आपने इसको क्या किया है, अपने फंडामेंटल राइट्स को जो वेव किया है आपने खुद हमसे एग्रीमेंट किया है। तो सुप्रीम कोर्ट का इसमें डिसीजन ये आया फ्रेंड कि ये जो एग्रीमेंट है ये भी वाइड है। क्यों? क्योंकि कोई भी पर्सन अपने फंडामेंटल राइट्स को वेव करने का पावर नहीं रखता है। आप अपने फंडामेंटल राइट्स को छोड़ नहीं सकते हैं। कोई भी आपसे कुछ भी इस आधार पर नहीं करवा सकता है कि आपने अपने फंडामेंटल राइट्स को छोड़ दिया। जैसे मान लो शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारे यहाँ एक फंडामेंटल राइट्स में है, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो अगर हम गरीब हैं, गरीबी में हमारे से कोई एग्रीमेंट करवा ले कि हम अपना ये राइट वेव करते हैं और वो हमारा एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट कर दे, तो अगर हम कोर्ट में जाते हैं आर्टिकल 32 के तहत या आर्टिकल 226 के तहत, हाई कोर्ट में 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, तो वो बंदा ये लेके अगर कोर्ट में जाता है कि हुजूर इसने तो अपने उस राइट को वेव कर दिया था, तो कोर्ट क्या कहेगा, राइट तो वेव किया ही नहीं जा सकता है, ये आपने जो इसके साथ एग्रीमेंट किया है वही वाइड है। अगर कोर्ट अलाउ कर दे कि एग्रीमेंट को वाइड किया मतलब वेव किया जा सकता है राइट्स को, फिर तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स हैं जिनका विज़न था हमें राइट्स देने का, वो सारा विज़न का ही
बटाधार हो जाएगा। ये सारे राइट्स को लोग गरीबों से वेव करवा लेंगे, एग्रीमेंट बनवाने लगेंगे कि इसने अपने राइट को वेव कर दिया है, उसको हम एक्सप्लॉइट करते हैं, या फिर उसको समानता का अधिकार नहीं देते हैं, या फिर जो भी चीज़ें हैं। ओके, तो ये आप समझ आ गया। अब नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड। अब एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हमने जो आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड आर्टिकल 13। अब ये हम कहते हैं आर्टिकल 368 जो है और आर्टिकल 13 जो है, इसमें क्या रिलेशन है। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। तो फ्रेंड, ये जो हमारा जो टेक्स्ट हम पढ़ते हैं, तो टेक्स्ट में ही आते हैं। तो आप टेक्स्ट में देख रहे होंगे, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। मतलब आर्टिकल 13 का कोई भी प्रोविज़न आर्टिकल 368 के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है उस पर लागू नहीं होगा। और ये जो क्लॉज 4 है, ये जोड़ा गया था कब? 24th अमेंडमेंट से। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने आर्टिकल 13 को ही अमेंड कर दिया। फिर आते हैं, तो फ्रेंड्स ये स्टार्ट होता है कहानी सबसे पहले कि आर्टिकल 31 में और आर्टिकल 19 में हमारे पास एक फंडामेंटल राइट था। पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी हमारे पास आर्टिकल 31 में था। तो फ्रेंड्स काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी जब जमींदारी उन्मूलन कानून आया, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट बहुत सारे राज्यों ने पास किया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जमींदारी उन्मूलन करना चाहा हमारे सरकार ने, जो कि सोशल जस्टिस के लिए जमींदारी उन्मूलन जब होना शुरू हुआ, जो संपत्तियों, लोगों की संपत्तियों को सरकार ने एक्वायर करना स्टार्ट किया, तो प्रॉब्लम क्या हुआ? लोग राइट टू प्रॉपर्टी को लेके सुप्रीम कोर्ट में जाने लगे। तो सुप्रीम कोर्ट में जब जाने लगे तो हमारे प्रधानमंत्री को, प्रथम प्रधानमंत्री को लगा कि ये काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है कि एक तरफ हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और दूसरी तरफ हमें सोशल जस्टिस करना है, सोशल रिफॉर्म्स करने हैं। क्योंकि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो सबके अलग अलग सपने थे। सोशल जस्टिस बहुत ज़रूरी था, किसी के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति हो, किसी के पास कम हो, और वो भी आपने संपत्ति को अर्जित नहीं किया है, अब संपत्ति आपका चला आ रहा है, तो उसके लिए सोशल जस्टिस के लिए लैंड रिफॉर्म्स काफ़ी ज़रूरी थे, ज़मींदारी उन्मूलन ज़रूरी था। तो इसमें फ्रेंड्स जब मामला आया लैंड रिफॉर्म्स का, तो इसके लिए बहुत सारे लोग राइट टू प्रॉपर्टी को लेके आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाने लगे, और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कानून बना करता था उसको आर्टिकल 13 में वॉइड डिक्लेयर कर दिया करता था। ओके, तो इसके बाद एक हुआ फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1951। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले 8 शेड्यूल्स थे, आज कितने हैं? आज 12 शेड्यूल्स हैं। तो 8 शेड्यूल हैं, तो फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से एक 9th शेड्यूल ऐड किया गया, और 9th शेड्यूल में बहुत सारे जो कानून बने, बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स के एक्ट बने, उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। और 9th शेड्यूल का क्या किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये अमेंड करके लिख दिया गया कि 9th शेड्यूल में जो भी एक्ट जाएंगे, जो भी एक्ट डाला जाएगा, उसमें क्या होगा कि जुडिशियल रिव्यू के परे हो जाएगा। वो कोर्ट उसको छू नहीं सकता है, कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये अब पेच आता है कि लॉ, आर्टिकल 13 में कोई भी लॉ ऐसा नहीं बनना चाहिए जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को एब्रीज करे या डेरोगेट करे या इन्फ्रिंज करे, वायलेट करे। तो एक शंकरी प्रसाद नाम का व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट गया, आर्टिकल 32 के तहत उनका अपना क्या था, उनका ग्राउंड था कि ये आर्टिकल 368 के तहत जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 9th शेड्यूल बना है, वो अपने आप में वायलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है, और ये अपने आप में ही वाइड है। ठीक है, ये वाइड है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो निर्णय दिया,
तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो आर्टिकल 368 है ये आर्टिकल 13 के दायरे में नहीं आता है। शंकरी प्रसाद ने कहा कि आर्टिकल 368 आर्टिकल 13 के दायरे में आता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। इसके बाद एक और केस आया सेम इसी फुटिंग पे, सज्जन सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें भी यही चीज प्रॉब्लम थी, सारे ग्राउंड्स यही थे। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 368 है आर्टिकल 13 के दायरे में नहीं आता है। तो फ्रेंड्स प्रॉब्लम कब स्टार्ट हुई, एक गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस आया। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय को पलटते हुए कहा कि आर्टिकल 368 जो है ये आर्टिकल 13 के दायरे में आता है। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो ये क्या है, ये वॉइड है। अब इसके बाद फ्रेंड, अब सरकार के पास क्या ऑप्शन था, इसके बाद सरकार ने 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 लाया। तो जो 24th अमेंडमेंट एक्ट लाया, तो अब तक सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास क्या प्रॉब्लम था, अब तक सुप्रीम कोर्ट के पास प्रॉब्लम ये था कि इन लॉ के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ भी आता है। चूंकि ये क्लॉज 4 पहले नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 नहीं था, तो 24th अमेंडमेंट के बाद क्लॉज 4 भी ऐड कर दिया गया। अब आर्टिकल 13 में ही लिख दिया गया कि आर्टिकल 368 के तहत अगर हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं तो वो आर्टिकल 13 के अंडर जुडिशियल रिव्यू उसका नहीं हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट के भी हाथ बंद गए। फिर एक केस आया फ्रेंड, केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। अब केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला जो था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी लीडिंग केस है। ये केस है फ्रेंड, आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़े होंगे या फिर अगर जानकारी रखते होंगे थोड़ा सा, तो आपने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में सुना होगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केशवानंद भारती केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना व्यू दिया था। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये था कि केरला में जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट था, केरला में जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट था उसके अगेंस्ट केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट आए। तो उसके अगेंस्ट जब सुप्रीम कोर्ट आए केशवानंद भारती, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्ट को वैध तो डिक्लेयर नहीं किया, और इसमें एक और बहस हुई कि आर्टिकल 368 आर्टिकल 13 के परिधि में आता है कि नहीं आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो आर्टिकल 13 के तहत उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस केस में भी ये बहस था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक बैलेंस्ड अप्रोच का निर्णय दिया कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 13 के अंडर जुडिशियल रिव्यू में नहीं आएगा, लेकिन उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है इस हद तक कि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से कोई छेड़छाड़ ना कर रहा हो। जुडिशियल रिव्यू तो होगा, लेकिन जुडिशियल रिव्यू इसलिए नहीं होगा कि उस एक्ट में फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें ये देखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर रहा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म नहीं कर रहा। जैसे मान लो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी डिफिनीशन उस केस में नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय समय पे हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केस टू केस बताते रहेंगे। तो थोड़ा सा अगर हम इस समझते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जैसे मान लो सेपरेशन ऑफ पावर है, जुडिशियल रिव्यू है, या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर में आएंगे। गारंटी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट समय समय पे बताएगा। तो इस केस में कहा गया कि आर्टिकल 368 डज नॉट कम विद इन द परव्यू ऑफ आर्टिकल 13(2), ओके, लेकिन हम उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं कब तक,
with extent up to the violation of the basic structure of the constitution। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट अगर नहीं कर रहा है, अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट भी कर रहा है, मान लो कोई फंडामेंटल राइट्स है तो फंडामेंटल राइट्स को ही अमेंड कर दिया गया, जैसे आर्टिकल 31 को हटा ही दिया गया। आर्टिकल 31 में जो फंडामेंटल राइट्स हमारे थे, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया गया। फिर राइट टू इक्वलिटी में भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे आर्टिकल 15 में बहुत सारी चीज़ें ऐड कर गई, आरक्षण दिया गया। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का तो वायलेशन था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा उनको अमेंड किया गया, तो वो आर्टिकल 13 के परिधि में नहीं आए और उनका जुडिशियल रिव्यू हुआ, लेकिन सिर्फ ये देखने के लिए कि कहीं ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रहा है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर रहा था, इस वजह से उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया गया। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा इसमें आर्टिकल 13 को पूरा टेक्स्ट पढ़ा, उसमें लॉ जो शब्द लिखा हुआ उसका मतलब देखा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और आर्टिकल 13 का जो रिलेशन है वो देखा, और 3 डॉक्ट्रिन्स के बारे में पढ़ा, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। इन तीनों के बारे में पढ़ा। फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें। यह पहले भी मैं आपसे बात कर चुका हूँ और इस तरह के वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। धन्यवाद।